एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी की इस क्लास में हम जो टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं उसी टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। हरियाणा सीईटी के जो प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं, हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां है। ये जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं ये एज इट इज़ जो सीईटी का जो पेपर होगा उसी पैटर्न के ऊपर ये तैयार किए गए हैं और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें है जैसे जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर लिए गए हैं। जो टॉपिक्स जो सब्जेक्ट सीईटी का जो पेपर होगा एचएसएससी के द्वारा उसमें पूछे जाएंगे उसी पैटर्न पर वो ही टॉपिक इसमें लिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप टॉपिक पढ़ चुके हो लगभग सारे। टॉपिक पढ़ने से तैयारी का नहीं पता चलता, लेकिन प्रैक्टिस सेट से हमारा ओवरऑल सारा सिलेबस एक साथ कवर हो जाता है और उससे हमें हमारी तैयारी का अंदाज़ा हो जाता है कि किस लेवल की हमारी तैयारी हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आएंगे लगभग 70% जो पेपर आएगा वो इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से आएगा। घुमा फिरा के ये ही प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए यानी कि प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है नॉलेज हब का। आप टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना और जो पहली बार क्लास देख रहा वो नॉलेज हब को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है ये तैयार की गई है आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा और ये उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोर्स वगैरह की डिटेल के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हम स्टार्ट करने वाले। 10 हम कर चुके। जो कैडेट पहली बार क्लास देख रहा है वो 10 प्रैक्टिस सेट है वो भी जरूर देखे। ठीक है, और पीडीएफ आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न है इसका कि सत सहस्त्री संहिता उपनाम किसका ग्रंथ है। एक ग्रंथ है, ये 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, रामायण, अर्थवेद और महाभारत। इनमें से किस ग्रंथ का उपनाम सत सहस्त्री संहिता है। सत सहस्त्री संहिता, और ये उपनाम है महाभारत का। महाभारत का एक नाम आपने और सुना होगा और वो है जय संहिता। महाभारत का एक नाम और उपनाम वो है जय संहिता और एक नाम है सतसरी संहिता। महाभारत के जो राइटर थे उनका नाम है वेद व्यास जी। महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने लिखी थी। ठीक है, तो सत सहस्त्री संहिता जो नाम है ये महाभारत का उपनाम है। एक नाम इनका जय संहिता भी है महाभारत का ही। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था। यानी कि जो 4 वंश दे रखे हैं इनमें ये बताना पहले कौन सा वंश आया था, उसके बाद कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। तो इसको एक ट्रिक याद रखनी है, वो है कि गुलाब खिले तुम सूंघ लो महक, तुम सूंघ लो महक। ये वंश आए थे दिल्ली में। पहले आया था गुलाम वंश, फिर आया था खिलजी वंश, ठीक है, फिर आया था तुगलक वंश, फिर आया था लोधी वंश और लास्ट में आए थे मुगल आए थे। ये पूरी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। गुलाब खिले तुम सूंघ लो महक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल। इस हिसाब से ये सारे सीक्वेंस में आए थे। गुलाब का मतलब गुलाम वंश, खिले का मतलब खिलजी वंश, तुम का मतलब तुगलक, सूंघ का मतलब सैयद वंश। ठीक है, एक बार इनका टेन्योर और बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आया था गुलाम वंश। गुलाम वंश आया था 1206 से लेकर 1290 तक, ये गुलाम वंश का टेन्योर रहा है। गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश आया था 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश। उसके बाद आया था तुगलक। तुगलक यहाँ पे नहीं दे रखा, तुगलक यहाँ पे लिख देते। तुगलक वंश आया था, ये आया था 1321 से लेकर 1414 तक, यहाँ पे तुगलक वंश का था। फिर आया था तुगलक वंश के बाद गुलाम खिले तुम, फिर आया था सैयद वंश। सैयद वंश आया था 1414 से लेकर 1451 तक और लास्ट में आया था लोधी वंश। ये आया था 1451 से लेकर 1526 तक। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, इब्राहिम लोधी हार जाता है और उसके बाद मुगल शासन करते हैं। ठीक है, लोधी वंश के बाद आए थे मुगल। गुलाम वंश की जो स्थापना करी थी, गुलाम वंश की, वो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। अगर बात करें खिलजी वंश की, खिलजी वंश की अगर बात करें तो खिलजी वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना करी थी।
ठीक है। और लोधी वंश की करी थी बहलोल लोधी ने। सैयद वंश की करी थी खिज्र खां ने। सैयद वंश की किसने करी थी? खिज्र खां ने करी थी। और मुगल शासक था पहला, वो था बाबर। ये सारे आपको याद रखने हैं, दिल्ली के ऊपर जो वंश जिन्होंने राज करा था। ठीक है। गुलाब, ये सारे याद रखना, गुलाब खिले तुम से महक, तुम सूंघ लो महक। ठीक है, ये याद रखना, ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में मुगल आया था, सबसे पहले गुलाम वंश आए थे। सारी सीक्वेंस आपको याद रखनी है, बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद जो है वहाँ से एक विद्वान है, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब, चिराग अली और मोहम्मद अली जिन्ना। तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद ये थे जिन्होंने, देवबंद से हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक देवबंद आंदोलन हुआ था, और ये देवबंद कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। देवबंद आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1866 के अंदर देवबंद आंदोलन हुआ था। ठीक है। और देवबंद आंदोलन जो इसका दूसरा नाम था वो क्या था? दर उल उलूम, ये इसका नाम था, याद रखना, दर उल उलूम, ये देवबंद आंदोलन का नाम था। और इस आंदोलन का जो मुख्य नेता था वो था मौलाना हुसैन महमूद। देवबंद आंदोलन का जो मेन हेड था वो था मौलाना हुसैन महमूद। ठीक है, मौलाना हुसैन महमूद ये देवबंद आंदोलन का मुख्य नेता था। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो इसी के साथ मिले हुए थे देवबंद आंदोलन में। देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ था, ये ध्यान रख लेना फिर से। और इसका नाम था दर उल उलूम, फिर से याद रखना, दर उल उलूम, ULOOM, दर उल उलूम, ये इसका नाम था। मौलाना हुसैन मोहम्मद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये दोनों ही इस देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। और देवबंद आंदोलन में 2 प्रमुख समाचार पत्रिका थी, उनका भी नाम याद रख लेना। एक समाचार था अल हिलाल, जो आपने नाम सुना होगा, अल हिलाल, और दूसरा नाम है अल बिलाल। एक अल हिलाल, एक अल बिलाल, ये 2 प्रमुख समाचार पत्र थे उस समय। ठीक है। बदरुद्दीन तैयब की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है। चिराग अली ये अलीगढ़ मोहम्मद से संबंध थे। जो अलीगढ़ में जो आंदोलन हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन, उससे संबंधित था चिराग अली। तो देवबंद आंदोलन था, इसमें अब्दुल कलाम आज़ाद इससे संबंधित थे मौलाना हुसैन के साथ। 1866 में यूपी में ये आंदोलन हुआ था, देवबंद आंदोलन। अगला है प्रश्न नंबर 4, जनहित याचिका के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। जनहित याचिका की जो PIL जो होती है, ठीक है, इसमें क्या क्या कथन दे रखे हैं? पहला है कि सारा रूप में कोई तृतीय पक्ष न्यायालय के सामने जनहित के मामला ला सकता है। कोई भी जो तीसरा पक्ष है वो जनहित का मामला लेके आ सकता है। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी नागरिक के पत्र अथवा पोस्ट कार्ड द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के अनुरोध करने पर कार्यवाही कर सकता है। तीसरा है इसे सामाजिक अनुयोजन मुकदमा के रूप से भी जाना जाता है। अगला है कि न्यायाधीश VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती इसके प्रस्तावक थे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो ये 4 कथन दे रखे हैं, 4 कथन दे रखे PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो बोलते हैं। देखो जनहित याचिका है इसको बोलते हैं PIL। क्या बोलते हैं? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और PIL का मतलब क्या है कि इसमें जैसे किसी 2 बंदों पर मैटर है तो इसके ऊपर कोई तीसरा बंदा भी इस मैटर को कोर्ट के सामने लेके आ सकता है। जरूर नहीं कि जिसके बीच का मैटर वो ही आए, कोई तीसरा बंदा भी लोक हित को देखते हुए ये मैटर ला सकता है। ठीक है, तो पहला कथन इसका सही है। इसके बाद इसमें यह भी है कि कोई भी व्यक्ति जिसके हितों का, जो मौलिक अधिकारों का अगर संरक्षण चाहिए, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो बाय पोस्ट आप भेज सकता है कोर्ट के अंदर कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट उसको सहायता देगा, उसकी रक्षा करेगा, उसके हितों की रक्षा करेगा। ठीक है, कोई भी नागरिक चिट्ठी लिख सकता है, अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुरोध कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई जरूर करेगा। ठीक है, आप लेटर लिख सकते हो, पोस्ट कार्ड भेज सकते हो।
तीसरा है कि इसे सामाजिक अनुयोजना मुकदमा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोशल एक्शन केस, सोशल एक्शन केस। और ये इसके नाम से ही है PIL, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट में। अगर किसी भी मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई भी केस हो, कोई भी मैटर हो जो जनहित के लिए हो, तो कोई भी इस पर केस कर सकता है। जरूरी नहीं कि दो बंदों का बीच की बात है तो वही केस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। चौथा कथन है कि इसके जो मेन जो प्रस्तावक थे वो तो PN भागवती और VR कृष्णन अय्यर, ये दो इसके मुख्य सूत्रधार थे। चारों ही कथन ये बिल्कुल सही है PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। PIL पे जो प्रश्न आता है वो पूछा जाता है कौन इसके थे, वो आता है PN भागवती ऑप्शन में। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं PN भागवती, इनका नाम जरूर याद रखना PIL से संबंधित, PN भागवती और VR कृष्णन अय्यर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि कोई भी तीसरा बंदा केस कर सकता है जनहित को देखते हुए। और आप घर से लेटर लिख सकते हो कि मेरे अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो मेरे मौलिक अधिकारों को संरक्षण दे, तो कोर्ट आपकी जरूर सहायता करेगा एक लेटर लिखने पर भी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है जनहित याचिका, काफ़ी अच्छा पर्सन है पॉलिटी का PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दो जज है PN भागवती और VR कृष्णन अय्यर। तो इसके चारों कथन जो है वो सही है इसके। अगला है प्रश्न नंबर 5। ये दिया है कि मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है। मैकमोहन लाइन भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश। तो मैकमोहन जो लाइन है ये लाइन है भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। ठीक है। और ये किसने खींची थी? ये खींची थी हेनरी मैकमोहन ने, उसने खुद के नाम पर ही लिख दी। हेनरी मैकमोहन ने ये लाइन खींची थी भारत और चीन के बीच में। अगला है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ खींची किसने थी? रेड क्लिफ ने खींची, साइरिल रेड क्लिफ, CYRIL, सिरिल रेड क्लिफ, उसने ये लाइन खींची थी 15 जून 1947 को। 15 जून 1947 को उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींची थी। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, कैसे खींची गई थी? इन्होंने जो चौकी थी ना, पुलिस चौकियाँ, उनको आपस में जोड़ दिया था कि भाई इस चौकी से इस साइड वाले भारत के हैं, ऊपर की साइड वाले पाकिस्तान के हैं। इस हिसाब से रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। और भारत और चीन की लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं, भारत पाकिस्तान वाले को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। एक है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? डूरंड लाइन, डूरंड रेखा, डूरंड लाइन बोलते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में, डूरंड रेखा बोलते हैं उसको। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? कौन सी नदी है जो फतुहा कहाँ पर है? बिहार के अंदर एक जगह है बिहार के अंदर फतुहा, वहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन, शकरी, बालन या पुनपुन? तो वो नदी है पुनपुन, आपने नाम भी नहीं सुना हो, ये बिहार की एक नदी है। और ये बिहार की जो फतुहा शहर है वहाँ पर गंगा नदी के अंदर मिल जाती है पुनपुन नदी। अगला है प्रश्न नंबर 7। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? 4 हैं, इसमें से 3 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक नहीं है। अल्फा रेज, इंफ्रारेड, गामा और एक्सरे। तो देखो, एक्सरे, गामा रे और इंफ्रारेड ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। लेकिन अल्फा जो रेज हैं, अल्फा जो किरणें हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये नहीं होती। कौन सी? अल्फा रेज। गामा रे होगी। देखो, अल्फा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है वो कौन कौन सी, ध्यान रखना, गामा, एक्सरे, इंफ्रारेड रे, इसके अलावा जो यूवी लाइट होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, इसके अलावा जो विजिबल रेज होती है ये सारी। ठीक है, ये सारी रेडिएशन है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अल्फा को छोड़कर, अल्फा किरणों को छोड़कर सारी किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। प्रश्न नंबर 8 है बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है।
ए पॉलीमर यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग फॉर यूटेंसिल्स। जो आपने देखा होगा फ्राई पैन वगैरह जो बोलते हैं, जिसके अंदर काले काले रंग की कोटिंग होती है, कैसे कढ़ाई के अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं चिपकता। तो वो कौन सा मटेरियल होता है उसके अंदर? वो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर टेफ्लॉन, या फिर पॉलीस्टीरीन, या फिर पॉलीप्रोपाइलिन। जो नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं जिन पे के अंदर कुछ नहीं चिपकता, वो तो जैसे हमने जो देखे होंगे ना, जो फ्राई पैन वगैरह होते हैं, जो काले काले रंग के जो बर्तन आते हैं, कढ़ाई वगैरह जैसे ही, ठीक है वो। तो ये जो बने होते हैं, ये सारे किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं टेफ्लॉन के। टेफ्लॉन के ये बने होते हैं, ठीक है। ये जो पॉलीमर्स है ये टेफ्लॉन के पॉलीमर्स हैं। टेट्राफ्लोरोइथिलीन इनको बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इनका केमिकल नेम है। टेफ्लॉन के बने होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कुछ भी नहीं चिपकता। जैसे तवा कढ़ाई आते हैं ना, जो हम बोलते हैं तवा भी आता है, इसका कढ़ाई भी आती है, ये सारे कुछ आते हैं। टेफ्लॉन की जो ऊपर इनके ऊपर लेयर लगी होती है, नॉन स्टिकी होते हैं, इन पे कुछ नहीं चिपकाता जल्दी से। अगला है कि सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? सांप जब काटता है, सांप ने काट दिया, तो जैसे सांप ने डंक मार, तो सबसे पहले किस अंग पर प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है? सबसे पहले किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? नाड़ी मंडल पर, मस्तिष्क पर, या ऑप्शन सी क्या है? देखो, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ब्लड सर्कुलेशन, या फिर लंग्स। अगर आपको सांप ने काटा है तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा वो इंसान के ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो जहरीला सांप काटता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर सांप सबसे पहले काटता है तो ये हमारे ब्लड के ऊपर सबसे ज़्यादा असर डालता है। हालांकि कुछ सांप ऐसे भी हैं जिनका असर किस पर होता है? नर्वस सिस्टम पे होता है, कुछ का खून के ऊपर, कुछ का दोनों के ऊपर। लेकिन नॉर्मली जो हमारा जनरल जो सांप काटता है वो सबसे पहले कहाँ असर करता है? ब्लड सर्कुलेशन पर। सांप का जहर खून के अंदर मिलता है, उसके बाद ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है, एकदम ब्लड कैसे इकट्ठा होने लग जाएगा, ब्लड शरीर के अंदर फ्लो करना बंद कर देगा, हृदय की गति एकदम रुक जाएगी, खून एकदम गाढ़ा हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा, ब्लड क्लोटिंग होने लग जाएगी सांप के काटते ही धीरे धीरे, ठीक है। जैसे सांप का जहर फैलता है, खून एकदम से जमने लग जाता है शरीर के अंदर, ब्लड क्लोटिंग। इसलिए आपने देखा होगा ये भाई सांप काट दिया तो कहते भाई अगर हाथ पे काट दिया तो ऊपर से हाथ को बांध लो, उस जगह थोड़ा टाइट करो ताकि खून का दौरा ना हो। अगला है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित पादप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसजेनेटिक प्लांट? ट्रांसजेनिक प्लांट है, आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है, यानी कि दूसरे पौधे से काट पीट के इसको बनाया गया। बकवीट, गोल्डन राइस, मैक्रोनी व्हीट और ट्रिटिकल। तो वो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो स्पेशल तैयार किए जाते हैं लैब के अंदर, ठीक है। इसके अंदर गोल्डन राइस आपने काफ़ी सुना होगा। गोल्डन राइस क्यों फेमस है? इसके अंदर विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। जो राइस गोल्डन राइस इसमें क्या पाया जाता है? अधिक विटामिन ए पाया जाता है। ये ट्रांसजेनिक प्लांट है जो दूसरे पौधों से तैयार किया जाता है सिंथेटिक रूप में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 11। साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किए जाने वाले सर्वोच्च साहित्य सम्मान का लाभार्थी कौन है? साहित्य अकादमी के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जो ऑनर दिया जाता है, तो ये किसको दिया गया था? अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, झुम्पा लहरी, या फिर रस्किन बॉन्ड? तो ये दिया गया था रस्किन बॉन्ड को, रस्किन बॉन्ड को। अगला है प्रश्न नंबर 12। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नामित किया है? यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी जो है, जो रिफ्यूजी जो होते हैं दूसरे देश में जो घुसते हैं, शरण लेते हैं, उनके लिए ग्लोबल जो गुडविल एम्बेसडर, वैश्विक सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया था? लिपो ग्रांडी, थियो जेम्स, एम्मा वाटसन, एंजेलिना जोली। तो ये क्या था? थियो जेम्स को। थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी के द्वारा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13 है। वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित में से प्रयोग की जाती है? डाटा एंट्री ऑन ए वेब पेज कैन बी डन बाय यूजिंग, यानी कि कोई भी एक वेब पेज है जो नेट के ऊपर जो ओपन होता है वेबसाइट, उस पर जो हम डाटा एंट्री करते हैं तो वो किस फॉर्म में कैसे एंट्री करते हैं? फॉर्म्स, लिस्ट,
टेबल्स या फिर इमेज। तो जो हम वेब पेज पे जो डाटा एंट्री करते हैं वो हम फॉर्म्स की पेज में करते हैं, फॉर्म्स की पेज में, ठीक है, फॉर्म्स की फॉर्म में। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म्स। अगला है टास्क बार के अनुकूल कौन सा विकल्प टास्क बार और स्टार्क मेन्यू गुण में उपलब्ध नहीं है। देखो कंप्यूटर के प्रश्न तो अगर इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो ही समझ में आएगा, हिंदी का इनका अलग ही मतलब निकलता है, ठीक है, हिंदी का अलग ही मतलब निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर कस्टमाइजिंग द टास्क बार इज नॉट अवेलेबल इन टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज। लॉक द टास्क बार, डिसेबल टास्क बार, ऑटो हाइड टास्क बार और यूज स्मॉल आइकन्स। जो टास्क बार होते हैं उसको जो कस्टमाइज जो मेन्यू होते हैं उसमें कौन सा एक इसमें से अवेलेबल नहीं है, कौन सा एक फीचर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। देखो हम टास्क बार को लॉक भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, आइकन्स को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन टास्क बार डिसेबल नहीं कर सकते। टास्क बार डिसेबल का ऑप्शन नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगला है एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है। द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर डाटा एंट्री इज डन, उसको क्या बोलते हैं। एक्सेल देखा होगा ना आपने ऐसे करके, और एक्सेल के अंदर जो सीटें बनाई जाती है ऐसे ऐसे करके, तो जहाँ भी हम एंट्री करते हैं इन जगहों में इनको क्या बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जहाँ हम ये एंट्री करते हैं ना एक्सेल सीट के अंदर, इनको बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है, सेल इनको कहा जाता है। एक्सेल सीट में जहाँ भी डाटा एंट्री की जाती है वो सेल होती है। सेल कहाँ बनती है, रो और कॉलम जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर, एक रो और एक कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर सेल बनेगी, और एक्सेल सीट में सेल के अंदर ही डाटा डाला जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है सेल वाला, कई बार पूछा गया है ये। अगला है प्रश्न नंबर 16, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ, जॉन मैन्योर्ड गिन्स, मनमोहन सिंह या फिर अमर्त्य सेन। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और वो किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 17 है कार्गो सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का हिस्सा है। जो कार्गो सर्विस होती है, जो मालवाहक जो होते हैं, तो वो हमारे अंदर देखो 3 प्रकार के जो सर्विस सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरली। मेन इनमें से ये होते हैं 3 ही, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी तो होते हैं जो हमारे डायरेक्ट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक है, खेतीबाड़ी करना, ये सारे हैं प्राइमरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के अंदर जो है वो होती है सर्विसेज वगैरह, सर्विस वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सारे टर्शरी सेक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कार्गो है ये ट्रांसपोर्ट के अंदर है, और ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंदर, ध्यान रख लेना। सर्विसेज वगैरह जो आती है, बैंकिंग सर्विसेज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सारा कुछ टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। प्राइमरी के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, खेतीबाड़ी, ये सारे प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 18 है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है। वेयर इज द इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर पुणे। तो जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंदर है। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अगला है प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के सर्वप्रसिद्ध रागनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि। देखो प्रश्न नंबर 18 तक की नॉर्मल जीके थी, जीके कंप्यूटर वगैरह। अब आगे प्रश्न नंबर 19 से लेकर 40 तक 22 प्रश्न आएंगे वो हरियाणा जीके के, सारे के सारे हरियाणा जीके से संबंधित हैं। तो प्रश्न नंबर 19 है सूर्य कवि किसे कहा जाता है। आपको याद होना चाहिए, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का सूर्य कवि, और वो कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है। जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है एशियन गेम्स के अंदर, उसको हरियाणा सरकार कितने अमाउंट देते, कितने रुपए देती है। तो जो एशियाई गेम्स की अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले, तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट को मिलते हैं 3 करोड़।
गोल्ड मेडलिस्ट को मिलते हैं 3 करोड़, सिल्वर वाले को 1.5 करोड़ और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है उसको मिलते हैं 75 लाख। ये पैसे दिए जाते हैं एशियन गेम्स वाले को। गोल्ड मेडलिस्ट को 3 करोड़, सिल्वर वाले को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज वाले को 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन अगर बात हो ओलंपिक की, एशियन गेम्स की जगह बात होती ओलंपिक में कितने रुपए दिए जाते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट को देते 6 करोड़, सिल्वर को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज को 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जो ओलंपिक है उनमें हरियाणा सरकार के द्वारा ये दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी हरियाणा के अंदर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी हरियाणा के अंदर, और ये की गई थी 2015 में। 8 अप्रैल 2018, 10 मार्च 2011, 25 फरवरी 2017 फिर 8 अप्रैल 2015। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसकी शुरुआत करी गई थी। PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला है प्रश्न नंबर 22, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है। राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है। जींद, जगाधरी, झज्जर या फिर सफेदो। राजा जन्मेजय का संबंध है वो है सफेदो से। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है PYQ जो करवा रखे उनमें। राजा जन्मेजय का जो संबंध है वो किस नगर से है, उनका संबंध है सफेदो से। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर प्रश्न है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे कम है, यानी कि पढ़े लिखे सबसे कम है वहाँ पर। भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या फिर मेवात। तो सबसे कम जो साक्षरता है वो है मेवात के अंदर। सबसे कम साक्षरता है मेवात के अंदर और सबसे अधिक पूछे तो वो है गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में सबसे कम साक्षरता है वो है मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मेवात या फिर नू, इसका दूसरा नाम क्या कर दिया, नू नाम रख दिया इसका। सबसे अधिक की बात करें तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाणभट्ट किसके दरबार में एक कवि थे। बाणभट्ट एक दरबार कवि थे, किसके थे। बाबर, अकबर, हर्षवर्धन या फिर गोपाल सिंह। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने कई ग्रंथ लिखे हैं, आपको सारे पढ़ने, जो बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं ना सारी की सारी, वो आपने सारी देखनी है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। हर्षचरितम जो लिखी थी, इसके अलावा और भी हैं जो बाणभट्ट ने लिखी है। प्रश्न नंबर 25 है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। चेरापूंजी क्या है। चेरापूंजी एक जगह है मेघालय के अंदर। चेरापूंजी कहाँ पर है, मेघालय के अंदर है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया के अंदर। इंडिया में अगर पूछे सबसे अधिक बारिश कहाँ होते चेरापूंजी में। कहाँ पर है ये, मेघालय के अंदर। तो हरियाणा का चेरापूंजी मतलब हरियाणा में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। कोसली, रेवाड़ी, छछरौली या फिर थानेदार। तो हरियाणा में जो सबसे अधिक बारिश होती है छछरौली के अंदर। हरियाणा का जो चेरापूंजी है वो छछरौली, और ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। छछरौली जगह है ये यमुनानगर के अंदर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है हरियाणा में, इसलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, हरियाणा का CID प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर है। CID ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है। और ये जो ग्रुप 56-57 का जो पेपर हुआ था एक बार पहले, जो कैंसिल हो चुका था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। हरियाणा का जो CID जो ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ पर है। जीरकपुर, चंडीगढ़, पंचकुला या फिर गुड़गांव। तो CID का जो ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। हरियाणा में CID ट्रेनिंग जो स्कूल है वो है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। प्रश्न नंबर 27 है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। यानी कि वो CM जो कांग्रेस से संबंधित नहीं रखते थे। सबसे पहले कांग्रेसी बने थे, उसके बाद गैर कांग्रेसी CM सबसे पहला कौन बना था, जो कांग्रेस से जिनका कोई संबंध नहीं था। चौधरी बंसीलाल, राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी देवीलाल या फिर पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी CM कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा के दूसरे ही CM बने थे। राव वीरेंद्र सिंह ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी CM थे। प्रश्न नंबर 28 है, हरियाणा में सांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन है। जो स्वांग है उसको थिएटर रूप में देने के संस्थापक किसने करी थी। सांग की जो हरियाणा का लोक नृत्य है स्वांग। दीपचंद बहमन, अली बख्श, किशनलाल भट्ट या फिर पंडित लक्ष्मीचंद। स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन है हरियाणा में, और वो है किशनलाल भाट। किशनलाल भाट है जो स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक माने जाते हैं हरियाणा में।
प्रश्न नंबर 29 है, रोहित यादव किस खेल से संबंधित है? हरियाणा के एक प्लेयर है रोहित यादव, किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, कुश्ती, जेवलिन थ्रो या फिर क्रिकेट से? देखो रोहित शर्मा अलग है, ये है रोहित यादव और इसका संबंध है जेवलिन थ्रो से। नीरज चोपड़ा सबको याद है, लेकिन इसका भी नाम याद रखना, रोहित यादव का, ठीक है, नीरज चोपड़ा के साथ साथ जेवलिन थ्रो से इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 30 है, घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में है? घरौंडा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? पानीपत, जींद, करनाल और कैथल। तो घरौंडा जो है ये कहाँ पर आता है? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। घरौंडा करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, करनाल पानीपत के बीच में करनाल डिस्ट्रिक्ट में ही है। प्रश्न नंबर 31 है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ? जो 1857 की क्रांति है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? बैरकपुर छावनी से। कहाँ से शुरू हुई थी? बैरकपुर छावनी से। और किसने शुरू करी थी? जो मंगल पांडे जो एक सैनिक थे वहाँ से उन्होंने शुरू करी थी, मंगल पांडे ने, ठीक है। अब बात है कि इसमें हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति? फरुखनगर, नारनौल, अम्बाला छावनी या फिर हिसार? तो हरियाणा में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? ये हुई थी अम्बाड़ा कैंट से। अम्बाड़ा कैंट से सबसे पहले 1857 की क्रांति शुरू हुई थी हरियाणा में। और अगर इंडिया की बात करें तो बैरकपुर छावनी से। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस हिस्से में है? देखो अगर ये हरियाणा माने हम पूरा का पूरा, ऊपर जो है इधर नॉर्थ की साइड इधर तो है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है, साउथ में है अरावली की पहाड़ियाँ, इधर पूर्व में है वो यमुना नदी बहती है हरियाणा की, और इधर ये जो सिरसा फतेहाबाद है ये राजस्थानी है, रेतीला भाग है सारा का सारा। ये 4 हिस्से हैं हरियाणा के मुख्यतः। बीच का ये मैदानी भाग है जो नदियाँ जहाँ पे बहती है सारी। मुख्य जो है यमुना नदी हरियाणा के पूर्व में बहती है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर में है, अरावली की पहाड़ियाँ ये हरियाणा के दक्षिण में है, ठीक है, ध्यान रखना हरियाणा की स्ट्रक्चर ये। तो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस हिस्से में है? तो ये है दक्षिण हरियाणा में। साउदर्न जो एरिया है हरियाणा का वहाँ पर है अरावली की पहाड़ियाँ, और अगर शिवालिक पहाड़ियाँ पूछ ले तो वो है उत्तर हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? जो तोमर शासक थे उन्होंने हरियाणा में क्या बनाया था? ऑप्शन है सूरज कुंड, सोहना कुंड, शाहजहाँ की बावड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो जो तोमर शासक हैं उनके द्वारा बनाया गया था सूरज कुंड। सूरज कुंड के ऊपर प्रश्न आएगा, 1000% प्रश्न आएगा, चाहे कोई सी भी शिफ्ट में आओ, लगभग हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा सूरज कुंड के ऊपर। सूरज कुंड मेला, उसके सहयोगी राष्ट्र, थीम स्टेट, थीम कंट्रीज, ठीक है, और कब लगता है ये 2024 2025 दोनों ही याद करना। सूरज कुंड कहाँ पर है? ये फरीदाबाद के अंदर है। किसने निर्माण करवाया था? तोमर शासकों ने इसका निर्माण करवाया था सूरज कुंड का। क्वेश्चन नंबर 34 है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी का प्रमुख जो केंद्र है वो कौन सा शहर है हरियाणा में? फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी या फिर पंचकुला? हरियाणा में जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मेजर सेंटर है, मेन सेंटर हेड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वो है पंचकुला में। और पंचकुला के अंदर एक वो भी बनाया गया है आईटी पार्क। आईटी पार्क पूछे कहाँ पर है तो वो पंचकुला के अंदर ही है, ठीक है। जो मेजर सेंटर है, जो प्रमुख केंद्र है हरियाणा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो है पंचकुला में। पंचकुला में आईटी पार्क का भी निर्माण हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? होंडा बाइक्स का निर्माण हरियाणा में कहाँ पर होता है? रेवाड़ी, मानेसर, करनाल या फिर रोहतक? तो होंडा जो बनती है वो बनती है मानेसर के अंदर। मानेसर के अंदर, मानेसर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? गुरुग्राम के अंदर। मानेसर किसके अंदर आता है? गुड़गांव के अंदर। तो होंडा की जो बाइक बनती है हरियाणा में, ये बनती है मानेसर के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 36, कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? कांच की मस्जिद कहाँ? एक मस्जिद के ऊपर मस्जिद, गुरुद्वारे और मंदिर, इनके ऊपर एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। कौन सा मंदिर कहाँ पर है, या मस्जिद कहाँ पर है, कौन सा गुरुद्वारा है? ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों जरूर याद कर लेना, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा। जरूर पूछा जाएगा कि ये मस्जिद कहाँ है, ये मंदिर कहाँ है, या फिर वो गुरुद्वारा कहाँ पर है। इसमें है कि कांच की मस्जिद कहाँ है? गुड़गांव, यमुनानगर, रोहतक या फिर सिरसा? तो कांच की जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कांच की मस्जिद रोहतक में है।
अगला प्रश्न नंबर 37, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? देखो अरावली की पहाड़ियाँ हम पढ़ चुके, कहाँ पर है? दक्षिण हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के दक्षिण हिस्से में है अरावली की पहाड़ियाँ। अब इसने कहा कि अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है करो चोटी, दूसरा है टिपरा की पहाड़ियाँ, तीसरा है मेवात की पहाड़ियाँ, चौथा है ढोसी की पहाड़ी। अरावली पहाड़ियों की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी जो है, इसकी जो चोटी वो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की पहाड़ियों की। और ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? ये नारनौल के अंदर। और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, ढोसी की पहाड़ी। और किस ऋषि का आश्रम है ये? च्यवन ऋषि का आश्रम है ढोसी की पहाड़ी में। ढोसी की पहाड़ी च्यवन ऋषि का आश्रम है और ये नारनौल तहसील है जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर है ये। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो ढोसी की पहाड़ी पे है। करो जो है, करो चोटी, ये किसकी है आपको बताना है। जो शिवालिक की पहाड़ियों में जो हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है करो, पूरे हरियाणा के अगर सबसे हाईएस्ट पीक की बात करो तो करो चोटी है। ठीक है, और ये आपको बताना है कि किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार पूछा। और करो की ऊंचाई भी कई बार पेपर में पूछ लेता है कि करो जो चोटी हो कितनी ऊंचाई पे है। प्रश्न नंबर 38 है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना, गंगोत्री, कावेरी या फिर गंगा। देखो ये तो खैर ऑप्शन इन्होंने ऐसे दे रखे हैं कि भाई हरियाणा में नदी इनमें से एक है यमुना, बाकी 3 नदी तो हरियाणा में बहती नहीं है। तो हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? यमुना। हरियाणा का एक स्ट्रक्चर जरूर याद रख लेना, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम। तो पूर्व की साइड जो, इस साइड जो नदी बहती है हरियाणा में, करना, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर, इधर तो बहती है यमुना नदी। ऊपर है पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, यहाँ पे है शिवालिक की पहाड़ियाँ। और दक्षिण में गुड़गांव, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी, इस साइड कौन सी है? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो हरियाणा की पूर्वी साइड कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी हरियाणा में बहती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोहतक के संबंध में सही है? रोहतक के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है 4 जो रोहतक के बारे में सही है। पहला है कि रोहतक किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। दूसरा है कि नेहरू वर्ष 1929 में रोहतक की एक बैठक में मुख्य अतिथि थे, यानी कि चीफ गेस्ट थे। तीसरा है कि रेवाड़ी और रोहतक की गज्जक फेमस है। और चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। देखो रोहतक किसी अन्य राज्य से साझा नहीं करता। देखो हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी दूसरे राज्य के साथ बाउंड्री नहीं लगाते, एक रोहतक है और दूसरा है दादरी। दादरी और रोहतक ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के जो किसी दूसरे राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं लगाते। बाकी कोई यूपी के साथ लगाता है, कोई पंजाब के साथ, कोई राजस्थान के साथ, कोई हिमाचल प्रदेश के साथ, अलग अलग सभी के साथ बाउंड्री टच करते हैं। लेकिन रोहतक और दादरी 2 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी किसी भी दूसरे राज्य के साथ बाउंड्री नहीं लगती। गज्जक, रेवाड़ी और रोहतक दोनों की गज्जक बहुत फेमस है, रेवाड़ी की और रोहतक की। और जो जवाहरलाल नेहरू 1929 में रोहतक आए थे एक मीटिंग के लिए, चीफ गेस्ट आए थे उस मीटिंग में 1929 के अंदर। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, गोकर्ण तालाब किस शहर में है? गोकर्ण तालाब किस शहर में है? रोहतक, सोनीपत, जींद या फिर नारनौल। गोकर्ण तालाब की बात करें तो ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। गोकर्ण तालाब कहाँ है? रोहतक के अंदर। तो ये हमारे 40% हो चुके हैं। इसमें जीके, कंप्यूटर और ये हरियाणा जीके यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, जीके के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के थे और अब ये हरियाणा जीके के थे। अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, और यहाँ से हमारी इंग्लिश शुरू होती है। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश के 10-15 सवाल, उसके बाद हिंदी आएगी, फिर गणित आएगा, फिर रीजनिंग आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 41 से हम शुरू करते हैं इंग्लिश की, और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, खालिस्तान भरना है। वंस द मोस्ट डक जम्प्ड ब्लैंक द पॉन्ड, द डकलिंग फॉलोड सूट। इसमें क्या है कि जंप खालिस्तान द पॉन्ड, तालाब के अंदर कूद गया। ठीक है, एक बतख था वो तालाब के अंदर कूदा, तालाब के अंदर कूदा जाता है। तो किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? इनटू, जंप इनटू, किसी चीज़ के अंदर कूदना। तो तालाब के अंदर ही कूदा जाता है, जंप इनटू द पॉन्ड, तालाब के अंदर बतख कूद गया।
तो क्या आएगा यहाँ पे इनटू जो है वो यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन डी में जो लिखा जंप्ड इन, इन नहीं आएगा, इनटू आएगा, ध्यान रखना। इनटू का इन होता है जो नॉर्मल जो चीज़ होती है, और इनटू होता है किसी चीज़ की गहराई में जाना, अंदर कूदना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इनटू, जंप्ड इनटू। क्वेश्चन नंबर 42 है माई सिस्टर ब्लैंक ए कैट एंड ब्रोट इट होम। माई सिस्टर खालिस्तान ए कैट, मेरी बहन ने एक बिल्ली क्या करी और उसको घर ले आया। उसको क्या किया, अज्यूम किया, अडोप्ट किया, अडेप्ट किया या अप्रूव किया। तो उसने एक जो बिल्ली कोई भी चीज़ है उसको हम गोद ही तो लेते हैं, अडोप्ट करना स्वीकार करते हैं हम। उसके बाद तो वो घर ले आई, मान लो उसकी बहन को बिल्ली रास्ते में मिली होगी, उसने उसको अडोप्ट कर लिया, तो क्या आएगा अडोप्ट। अज्यूम का मतलब होता है अजम्पशन करना, इमेजिन करना कि मान लिया मेरे पास एक बिल्ली है, ऐसा तो है ही नहीं। अडेप्ट होता है किसी काम में निपुण, भी किसी भी तलवारबाजी में अडेप्ट है या गोली चलाने में अडेप्ट, निपुण किसी काम में परफेक्ट आदमी होना। अप्रूव्ड का मतलब होता है अनुमति जो मिल जाना किसी चीज़ की। तो इसमें जो सही प्रॉपर मीनिंग आएगा वो आएगा अडोप्टेड, मतलब अपनाना किसी चीज़ को या गोद लेना। तो माई सिस्टर अडोप्टेड ए कैट, मेरी बहन ने एक बिल्ली को अपनाया था, पाला था या गोद लिया था, कुछ भी, और उसको घर ले आई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 और इसमें है इडियम आपको करना है, और यह है टू बी एट होम। टू बी एट होम मतलब घर पर रहना। घर पर रहने का मतलब क्या है, आरामदायक स्थिति, कंफर्टेबल, ठीक है। घर पर रहने का मतलब कि आरामदायक रहना एकदम आसानी से। टू बी एट ईज, टू बी फॉर्मल, टू बी कैजुअल, टू बी प्रिफ्लेक्स। प्रिफ्लेक्स का मतलब होता है कन्फ्यूज होना। कैजुअल होता है सामान्य, औपचारिक वो होना, सामयिक रहना। फॉर्मल का मतलब औपचारिकता करना। लेकिन टू बी एट ईज का मतलब होता है आसान, आरामदायक स्थिति। एक फ्रेज ये भी बनता है एट ईज। एट ईज का मतलब होता है आरामदायक स्थिति। टू बी एट ईज मतलब कंफर्ट की स्थिति में होना, आरामदायक स्थिति में रहना। तो टू बी एट होम सही रहेगा। अगला इडियम है 44 में टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी को एक हाथ की दूरी पर रखना। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी को हाथ से दूरी पर रखना मतलब क्या है कि किसी को, ये कहते हैं अपने हाथ से चल साइड हो जा, ऐसे दूर करना किसी को। टू अवॉइड समवन, टू डिस्टर्ब समवन, टू बी नियर समवन या टू लव समवन। तो इसका मतलब होता है टू अवॉइड समवन, किसी को अवॉइड करना। अपने हाथ से ऐसे पीछे कर देते हैं, हाथ से दूरी पे, भाई एक हाथ की दूरी बना कर पीछे रह, मतलब नज़रअंदाज करना किसी को। टू अवॉइड समवन, किसी को नज़रअंदाज करना। अगला है वन वर्ड आपको बताना है। वन वर्ड है और ये क्या है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम, एक समय पर एक ही इंसान से शादी करने, एक समय पर एक ही इंसान से शादी करना। बाईगैमी का मतलब होता है दो विवाह, पॉलीगैमी का मतलब बहुत सारे विवाह, मोनोटोनी अलग चीज़ है, और मोनोगैमी होता है एक विवाह। मोनोगैमी होता है एक विवाह। ये जो वर्ड है गैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज करना, ठीक है। मोनो मतलब एक विवाह, तो एक बार में एक ही इंसान से विवाह करना वो क्या होता है मोनोगैमी, और दो विवाह करना बाईगैमी, बहुत सारे विवाह करना पॉलीगैमी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 46 क्वेश्चन नंबर, और इसमें भी वन वर्ड आपको बताना है। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स का जो ऑफिशियल एग्जाम हो वो देता हो। कंट्रोलर होता है, सुपरवाइज़र होता है, या फिर ऑडिटर होता है, या फिर ऑफिसर होता है। अकाउंट्स से जो संबंधित जो काम करता है और वो होता है ऑडिटर। ऑडिटर लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक जो अकाउंट्स का जो काम देखता है वो होता है ऑडिटर, ठीक है। कंट्रोलर होता है नियंत्रण करने वाला, सुपरवाइजर होता है पर्यवेक्षक। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 और 48, और इनमें आपको करेक्टली स्पेलिंग बतानी है, ठीक ठाक स्पेलिंग आपको बतानी, कौन सी स्पेलिंग इसमें ठीक रहेगी। पहले है अचीव की, अचीव करना कि कोई चीज़ पाना, हासिल करना, और इसकी स्पेलिंग जो होती है ACHIEVE, अचीव, ACHIEVE, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ACHIEVE अचीव मतलब प्राप्त करना किसी चीज़ को। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती ये पढ़ना मत ऑप्शन, आप ये देख लेना किसकी स्पेलिंग पूछे, वो सीधा आप एक बार लिख के देख लेना, एकदम सही लिखी जाएगी। अगर आप ऑप्शन पढ़ने लगोगे तो कन्फ्यूज होने की संभावना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 48, और ये है बिगिनिंग की, बिगिनिंग BEGINNING, बिगिनिंग, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है BEGINNING, जो ऑप्शन ए में दी गई है। बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरुआत करना। क्वेश्चन नंबर 49 है, और इसको आपको एंटोनियम बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है, और वर्ड है कन्वेक्स।
कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। उत्तल जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आपने पढ़े हो, तो अगर कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल है तो अवतल क्या हो जाएगा, कॉनकेव। आपने पढ़ा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स होता है उत्तल और कॉनकेव क्या होता है, अवतल। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। ओपैक का मतलब होता है अस्पष्ट, अपारदर्शी। डेंस का मतलब होता है सघन, गहरा। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार दिखे। तो कॉन्वेक्स का उल्टा हो जाएगा कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 50 है और इसमें आपको एरर बताना है, कुछ मतलब चेंज कर सकते हैं या नहीं, और ये है कि वाज गिविंग फाइनेंशियल हेल्प्स। वाज गिविंग फाइनेंशियल हेल्प, इसमें से आपको बताना है ये सही है या कोई करेक्शन चाहिए। सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट वाज गिविंग फाइनेंशियल हेल्प्स टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। देखो इसमें हैज़ अनाउंस्ड का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इट वाज गिविंग, वाज का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि ये देगी, तो मतलब फ्यूचर में देगी। इट विल गिव फाइनेंशियल हेल्प, ये आएगा। विल के साथ SEIS तो आएगा नहीं। ऑप्शन ए और बी में फ़र्क क्या है, ये हेल्प्स है, ये हेल्प है। फ्यूचर टेंस है तो SEIS का तो कोई मतलब ही नहीं है वर्ब के साथ, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो विल गिव फाइनेंशियल हेल्प कि सरकार में वित्तीय सहायता देगी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, ठीक है। ये सरकार ने आज घोषणा करी है, आपको सरकार ने अभी घोषणा करी थी, ठीक है। प्रेजेंट में बात हो रही है, हैज है यहाँ पे। अगर हैड होता तो वाज भी चल जाता, लेकिन हैज है प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसमें आएगा इट विल। अगला है 51 और इसमें भी बताना है आपको एरर, और ये है कि सो आई नो में, क्योंकि ये सारा आई नो लिख रखा है इसमें से, तो यहीं पर आपको चेंज करना है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ शेर खान, सो आई नो दैट ही इज़ वेरी कनिंग। मैं शेर खान से नहीं डरता, बट मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही चालू है, धूर्त किस्म का इंसान है। बट आई नो, इन केस आई नो, सो आई नो, तो इसमें जैसे आप पढ़ोगे सेंटेंस उसमें समझ में आएगा कि मैं उससे डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत चालाक आदमी है। तो सो का तो मतलब इसलिए होता है, इसलिए का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा बट, किंतु मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही चालाक है। बट आई नो ही इज़ वेरी कनिंग। हिंदी में थोड़ा सोच के देखो कि आई एम नॉट फ्राइटेंड ऑफ शेर खान, मैं शेर खान से नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कैसे नेचर का है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं उससे नहीं डरता लेकिन मैं उसको जानता हूँ वो किस नेचर का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, इसमें बताना है कि मे आई हैव यू परमिशन लिविंग द ऑफिस ए लिटल अर्ली टुडे। इसमें आपको एरर बताना है, किस हिस्से में एरर है। मे आई हैव यू परमिशन लिविंग द ऑफिस ए लिटल अर्ली टुडे, क्या तुम मुझे अनुमति देते हो आज ऑफिस जल्दी छोड़ने के लिए, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना, ऑफिस से जल्दी। तो लिविंग द ऑफिस नहीं होता, इसमें होता टू लीव द ऑफिस, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम है वो प्रयोग करते हैं लिविंग की जगह। मे आई हैव टू परमिशन टू लीव द ऑफिस ए लिटल अर्ली टुडे, ठीक है। परमिशन फॉर समथिंग ली जाते हैं, तो परमिशन टू लीव, परमिशन चाहिए टू लीव छोड़ने के लिए, ऑफिस से जाने के लिए। लिविंग नहीं आएगा, परमिशन टू लीव होता है ये। ऑप्शन जो डी है वो गलत दिया, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा कि लिविंग जो वर्ड है वो गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, टू लीव आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें भी आपको एरर देखना किस पार्ट के अंदर एरर है। वी मस्ट रियलाइज दैट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। हमें ये अनुभव हो जाना चाहिए, रियलाइज़ होना चाहिए कि गलतियों से सीखना एक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी मस्ट रियलाइज दैट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। देखो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, आर नहीं आएगा यहाँ पे, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आर ये मिस्टेक्स के लिए नहीं आया है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स ये पूरा एक फ्रेज है, गलतियों से सीखने के लिए, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एक सिंगुलर फ्रेज बन गया पूरा। मिस्टेक्स के साथ अगर मिस्टेक अगर सिंगल सब्जेक्ट होता है यहाँ पे जब, तो हम वर्ब लगा देते ये आर, लेकिन लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक गलतियों से सीखना जो सिंगुलर बनता है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आएगा, ठीक है। क्योंकि जो मिस्टेक है इससे पहले सेंटेंस कंटिन्यू है फ्रेज वगैरह जोड़ के इसमें। तो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ।
53 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे 54 और 55 जो 2% दिए हैं, 54 और 55 नंबर क्वेश्चन, ये आपको पैराग्राफ के हिसाब से आंसर करने हैं। जो पैराग्राफ दे रखे हैं वो पढ़ के। ये पैराग्राफ कैसे पढ़ोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको PDF मिलेगी इसकी। नॉलेज हब जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाओ, अब PDF डाउनलोड करो और ये जो दे रखे हैं वो पैसेज पढ़ना। देखो पहले तो आप साथ के साथ क्लास करो, पहले क्लास कंप्लीट करो, साथ के साथ अटैम्प्ट करके देखते रहो क्या है। ठीक है, PDF अभी नहीं मिलेगी, पहले क्लास जाएगी उसके बाद PDF मिलेगी, तो पहले क्लास देखना जरूरी है। देखो ये 55 क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ पर हमारी इंग्लिश भी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 55 तक इंग्लिश भी कंप्लीट हो चुकी है। इंग्लिश, हरियाणा जीके और कंप्यूटर, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा आगे है हिंदी। अब 15% जो आएंगे वो हिंदी के आएंगे। अब प्रश्न नंबर 26 से लेकर 70 तक, प्रश्न नंबर 56 से लेकर 70 तक, 56 से लेकर 70 तक, ये सारे अब हिंदी के प्रश्न आएंगे हम। प्रश्न नंबर 56 है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। दो आपस में जो निकटवर्ती जो वर्ण हैं उनके आपस में मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं। समास, कारक, संधि या उपसर्ग, तो उसको कहते हैं संधि। ठीक है, जैसे कोई भी दो शब्द हैं उनको आपस में जोड़ेंगे तो इनके जो वर्ण हैं आपस में, इनके हिसाब से ही संधि विच्छेद होता है। अंतिम जो दो वर्ण हैं उनको हिसाब से ही देखा जाता है। ठीक है, तो ये होती है संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये ध्यान रखना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि होती है। तो जो वर्णों का जो मेल आपस में जो होता है, जो परिवर्तन होता है संधि के कारण। ठीक है, जैसे अति प्लस चार, अत्याचार जो बनता है, तो लास्ट का जो 2 प्लस के निशान से पहले जो और प्लस के निशान के बाद जो पहला अक्षर जो लगातार 2 वर्ण हैं उनके कारण जो परिवर्तन होता है वो होता है संधि में ही। प्रश्न नंबर 57 है, अव्ययभावी समास का उदाहरण क्या है। अव्ययभावी समास, अव्ययभावी समास क्या होता है, इसका जो प्रथम पद है वो प्रधान होना चाहिए। 2 भाग है तो पहला पद है ये प्रधान होना चाहिए, दूसरी बात है जो प्रथम पद है वो अव्यय भी होना चाहिए। प्रथम पद अव्यय और प्रधान होना चाहिए। अब अव्यय क्या होता है, वो शब्द जिस पर वचन, लिंग और कारक कोई प्रभाव ना पड़े, जिस अविकारी शब्द हो जो, जैसे इसमें है पल पल, अंत अनंत, धर्मार्थ धर्म और अन्न जल। तो इसमें से अव्यय कौन सा है, पल। पल पल जो शब्द है, पल पल जो शब्द है ये एक अव्ययभावी समास है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अन्न जल, धर्मार्थ धर्म, अंत अनंत, इनमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है इन दोनों के अंदर, तीनों में। पल पल के अंदर अव्ययभावी समास है। प्रश्न नंबर 58 है कि जिस वाक्य में एक ही विधेय हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही विधेय हो, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, कर्म पूर्ति या फिर संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक ही विधेय हो, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो जिस वाक्य में एक ही विधेय हो, एक उद्देश्य पाएगा और उसको क्या कहते हैं, सरल वाक्य। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, वे सब चले गए। जिसमें एक ही विधेय हो, एक विधेय है तो वहाँ पे एक ही उद्देश्य पाएगा। ठीक है, तो वो होता है सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 59 है, बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है और बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। यानी कि वो कौन सा अलंकार है जहाँ शब्दों में चमत्कार है और अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। यमक, शब्दालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, रूपक, उपमा, अनुप्रास और श्लेष। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना है। देखो पहले आगे भी खालिस्तान है, खालिस्तान बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है। कौन सा अलंकार है जिसमें शब्दों में चमत्कार है। उसके बाद कौन सा अलंकार है जहाँ अर्थ में है। देखो जहाँ शब्दों में चमत्कार है तो वो क्या हो गया, शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ में सौंदर्य है वो क्या हो गया, अर्थालंकार। जहाँ शब्द में चमत्कार है वो शब्दालंकार, जहाँ अर्थ में है वो अर्थालंकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा क्या होता है, उभय अलंकार। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो जहाँ शब्दों में चमत्कार है वो शब्दालंकार, तो जहाँ अर्थों में चमत्कार है वो अर्थालंकार होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 60 है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका क्या अर्थ है। एक लोकोक्ति है कि मुहावरा है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता।
जब तक वे खुद नहीं मर जाते तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा स्वर्ग है या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ऑप्शन ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, खुद से ही काम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। कहते हैं जब तक खुद नहीं मर जाता तब तक ये नहीं पता चलेगा स्वर्ग है या नहीं, दूसरे पर भरोसा क्या करना। एक लोकोक्ति है ये, मतलब कि जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा, तो स्वयं काम करना पड़ेगा। ठीक है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम पूरा होगा। प्रश्न नंबर 61 है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, तो इसमें लौकिक जो शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है आपको। लौकिक का, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हैं, तो इसमें लौकिक जो शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है, विपरीत अर्थक शब्द बताना है। अलौकिक, सांसारिक, कुटिल या फिर दुनियावादी। तो लौकिक का विपरीत अर्थ होता है अलौकिक। लौकिक का जो हिंदी में मतलब ढूंढे तो वो होता है सांसारिक। लौकिक का मतलब क्या होता है? सांसारिक। तो लौकिक का जो विपरीत अर्थ बनेगा वो बनेगा अलौकिक। लौकिक का अलौकिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, वाजी शब्द का पर्यायवाची है। वाजी शब्द किसका पर्यायवाची है? वाजी शब्द का क्या अर्थ है? वाजी होता है घोड़ा। घोड़ा, अश्व, वाजी, है, तुरंग, ये सारे घोड़े के हैं। ठीक है, अश्व हो गया, वाजी, है हो गया, तुरंग हो गया, रविसुत हो गया, ये सारा घोड़ा जो है उसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा अश्व। अश्व, वाजी, है, तुरंग, ये सारे घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा था। तो जो सहारा है इसकी जगह कौन सा विकल्प उचित है? बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। ठीक है, अविलंब, अवसर, अवलंब या फिर अवमूल्य। तो इसमें सहारा जो है इसका मतलब होता है अवलंब। अवलंब, ठीक है, सहारा के लिए प्रयुक्त शब्द है अवलंब। अविलंब का मतलब होता है बिना देरी के, फटाफट, शीघ्रता से। ठीक है, अवसर का मतलब होता है मौका। अमूल्य मतलब बेशकीमती, बहुमूल्य, अनमोल। सहारा का मतलब प्रॉपर है अवलंब। अवलंब मतलब सहारा होना, किसी पर निर्भर रहना। तो बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। क्वेश्चन नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आगे 2 शब्द दे रखे हैं और उनके पीछे मतलब बता रखे हैं कि इसका सही अर्थ है। आकर और आकार, इसका अर्थ है कि खान और आकृति। निर्जर और निर्झर, इसका मतलब है शून्य और झरना। मतलब निर्जर का अर्थ शून्य, निर्झर का मतलब झरना। कुल और कूल, कुल का मतलब वंश, कूल का मतलब शांति, शीतल। शर और सर, तो शर का मतलब बाण और सर का मतलब भला आदमी। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से 2 शब्दों का अर्थ है जो सही दिया गया है, कौन से ऑप्शन का अर्थ है जो सही दिया गया है। तो ये दिया गया है आकर और आकार। आकर और आकार, आकर होती है खान और आकार होता है आकृति, कोई भी डिजाइन जो बनाते हैं, आकार। खान और आकृति ये सही है, आकर और आकार का। ठीक है, इसमें है कूल और कूल। कूल तो हो गया वंश, ठीक है ये, लेकिन ये इंग्लिश वाला कूल नहीं, हिंदी में। और इस कूल का मतलब क्या होता है? तट, तीर, कूल मतलब किनारा। जो आपने पढ़ा होगा ना, किनारा का पर्यायवाची तट, तीर, कूल, तो होता किनारा, शीतल नहीं होता। ये कूल इंग्लिश का नहीं है, हिंदी का है ये। एक है निर्जर और निर्झर। निर्जर और निर्झर, तो निर्जर जो होता है वो होता है देवता और निर्झर होता है झरना। ये पीछे वाला तो सही है, आगे जो शून्य है, शून्य नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देवता। अगला है शर और सर। शर और सर, शर और सर का मतलब ये आगे वाला तो सही है, शर मतलब बाण और ये सर मतलब ये भला आदमी नहीं आएगा, या तो तालाब। तालाब का पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा सर, सरोवर, ताल, तो सर का मतलब तालाब। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है, दोनों अर्थ, आकर और आकार, खान और आकृति। प्रश्न नंबर 65 है, जो क्षमा करने के योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको क्या कहेंगे? अदम्य, निर्गुण, अक्षम्य या फिर सक्षम। तो जो क्षमा करने के योग्य नहीं है वो क्या होता है? अक्षम्य। जो क्षमा करने के योग्य नहीं है उसको कहते हैं अक्षम्य। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 66 है,
जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, और दूसरी लाइन दे देगी जो व्यंजन में सहायक होते हैं। तो व्यंजन के उच्चारण में कौन सहायक होते हैं? स्वर। स्वरों की सहायता के बिना तो व्यंजन का उच्चारण नहीं होएगा, तो क्या आएगा? स्वर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 67। एक वर्तनी कौन सा, ये 4 शब्द दिए हैं, इनमें से बताना कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? खिवैया, अनानास, न्योछावर और निरपेक्ष। आपको ये बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो शुद्ध लिखा गया है। देखो, खिवैया, खिवैया नहीं होता, ये होता खवैया, खेवैया। ठीक है। ये न्योछावर, इस पे 2 मात्रा नहीं आएगी, 1 मात्रा आएगी नो पे। ओ ओखली की मात्रा आएगी, औ औरत वाली नहीं आएगी। न्योछावर। निरपेक्ष, निरपेक्ष ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर रह नहीं आएगा, पूरा रह आएगा निरपेक्ष। और यह अनानास, ये सही है। ऑप्शन डी जो है वो सही लिखा गया है। अगला है 68 नंबर प्रश्न। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इस वाक्य में टहलना क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इस वाक्य में टहलना क्या है? संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। टहलना स्वास्थ्य के लिए हानि का अच्छा है। देखो, वैसे तो टहलना जो होता है वो एक क्रिया भी होती है। वह पार्क में टहलता है, वह पार्क में टहल रहा है, वो सुबह पहले घूम रहा है, टहल रहा है। लेकिन इस वाक्य में जो टहलना है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो क्रिया होती तो कुछ दिखाई देता है इसमें, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है टहलना। तो टहलना जो इसमें प्रयोग किया गया है वो किया गया संज्ञा के स्वरूप में। टहलना संज्ञा के रूप में है। ठीक है। कोई भी क्रिया अपने साधारण रूप में इसका प्रयोग नहीं किया है। ये टहलना एक भाववाचक क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, सॉरी भाववाचक संज्ञा है। ये टहलना स्वास्थ्य के लिए हानि जो अच्छा है, ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा का स्वरूप है ये। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखो, वैसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसमें से एक पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। तो इसने पूछा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के, पहले तो बताओ पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? जो सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले में आते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, उसका, उसको, आप, ये सब। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे। मध्यम पुरुष ये होता तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आपका। अन्य पुरुष में वह, वो, उनका, उसे, वो सब। ठीक है। इंग्लिश में इसे बोल दे तो आई, माई, मी उत्तम पुरुष में। ठीक, आई, माई, मी, वी, आवर, एस जो होते हैं वो आएगा। मध्यम पुरुष के अंदर आता है यू, यूअर, यू, यूअर्स, यू। और अन्य पुरुष में आता सी, हर, इट, इट्स और ही, हिज, हिम। ये सारे आते हैं इंग्लिश के अंदर। प्रश्न नंबर 70 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 4 शब्द हैं, 3 विशेषण है, 1 शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा वो शब्द है जो विशेषण नहीं है? भयभीत होना, निर्भीक रहना और भीरू, ये तीनों ही विशेषण है। जबकि भय एक विशेषण नहीं है। भय का जो विशेषण जो शब्द बनेगा वो बनता है भयानक। भय का अगर विशेषण बनाएं तो भयानक बनेगा। भय खुद विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हमारे 70 प्रश्न हो गए और यहाँ पे ये हमारी हिंदी पूरी हो गई। प्रश्न नंबर 70 यहाँ पे हिंदी कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, हरियाणा जीके ये हमने कर लिया है। अब बचे हैं गणित के सवाल और रीजनिंग के, जो प्रश्न नंबर 71 से अब हमारा शुरू होगा गणित का काम। प्रश्न नंबर 71 यहाँ से अब गणित के सवाल शुरू होते हैं। तो गणित का पहला सवाल है, यानी कि प्रश्न नंबर 71 है, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से भाग दे कि जो भागफल है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या आए। 1008 है, इसको 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि एक अंक वाली संख्या पूछी है, 1 से 9 तक किस संख्या से भाग दे कि जब हम भाग देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। जैसे हम ऐसे भाग देते हैं 1008 और इसको अगर हमने 2 से भाग दिया तो ऊपर कितना आएगा? 504। तो जो 504 है एक पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए। 2 से भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी। 1008 है, इसको अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग हो जाएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी। इसको हम देंगे 7 से भाग। 7 से भाग देंगे तो ऊपर आएगा 144, जो 12 का स्क्वायर बनता है। 144 किसका स्क्वायर बनता है? 12 का।
तो 1008 को किससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या आएगी? 7 से भाग देने पर। इसको आपको भाग देकर देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 73। दो दर्जी हैं एक्स और वाई और उनको प्रति महीना 660 रुपये का भुगतान किया जाता है। दो दर्जियों को टोटल 660 रुपये हर सप्ताह मिलता है दोनों दर्जियों को। यदि x को y की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो y का कितना भुगतान है? देखो दोनों को टोटल रुपए मिलते हैं 660, लेकिन x को y से 120% यानी कि y से ज़्यादा मिलते हैं। x को y से ज़्यादा मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, x को y से ज़्यादा मिलते हैं तो y को कितना मिलेगा? इसको आप ऑप्शन बी से भी सोल्व कर सकते हो या फिर वैसे भी। ऑप्शन से कैसे करना है? देखो x को y से 120% मिलता है तो मतलब x का y से ज़्यादा है, यानी कि y की मात्रा निकालनी, y x से कम आएगा। तो यानी कि अगर दोनों बराबर भी होंगे तो 330 मिलना चाहिए, लेकिन y को कम मिलता है। तो 330 से कम कौन कौन से हैं? 200, 250 और 300। अब क्या करना है कि इनमें से एक का 10% निकाल के वो जोड़ के देख लो सही उत्तर बनता है या नहीं। जैसे 300 लेंगे, अगर y को मान लो 300 रुपये मिलते हैं तो 300 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना हो गया? 60। ठीक है, 300 का 20% हो गया 60 रुपया। तो इसको 60 रुपये और फालतू मिलेंगे, यानी कितने मिलेंगे? 390 रुपये। एक्स को 390, वाई को 330। एक्स को भाई नॉर्मल है, एक्स को 300 मिलेंगे तो वाई को कितने मिलेंगे? 300, सॉरी वाई को 300 मिलेंगे तो एक्स को कितने मिलेंगे? 360 मिलेंगे। तो ये सही है, 300 और 360 जोड़ेंगे 660 बनेगा। इसका 20% ज़्यादा मिलता है, 300 का 20% कितना हो गया? 60 रुपये। अगर हम 200 मानते हैं, वाई को अगर मान लो 200 रुपये मिले तो एक्स को कितने मिलने चाहिए? 460 रुपये। लेकिन 200 का अगर 20% करें तो 40 रुपये आएगा। 40 रुपये आएगा ना, तो आना कितना चाहिए? 440, लेकिन आ कितना आ रहा है? 460 रुपये, जो गलत है। या फिर दूसरा तरीका कैसे है? एक्स को वाई का 120% मिलता है तो ये आएगा x बराबर वाई का 120, यानी कि 120 बटे में 100, यानी कि x बटे वाई कितना आ जाएगा? 6/5। x को अगर 6 रुपये मिलते हैं तो y को कितना मिलता है? 5 रुपये। दोनों को टोटल मिल गए कितने? 11 रुपये। 11 की वैल्यू कितनी है? 660। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब पूछा y की वैल्यू कितनी आएगी? तो 5 है y की वैल्यू, तो 5 गुणा 60 करेंगे तो 300 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है और एचसीएफ का गुणा दिया है। एलसीएम गुणा एचसीएफ दे दिया और एलसीएम गुणा एचसीएफ दे दिया 216। 216 हो गया। एक संख्या है 12, दूसरी संख्या मान लीजिए x मान ली। एक संख्या 12 तो दूसरी x, तो हमने क्या पढ़ा है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो x वो आएगी 216/12, यानी कि 18 आ जाएगी। एक संख्या 12, दूसरी 18, इनका अनुपात बताएं तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 2:3, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो इसका उत्तर हो जाएगा 2:3 में। क्योंकि एक फार्मूला ध्यान रखना, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना दे रखा? 216। किसके बराबर है? एक संख्या 12, दूसरी संख्या हमने x मान ली। दूसरी संख्या का मान निकालेंगे, x कितना आएगा? 216/12, ये आ जाएगा 18। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। एक संख्या 12 पहली, दूसरी संख्या कितनी आ गई? 18, यानी कि 2:3। 12:18, यानी कि 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 74। सवाल नंबर 74 सिंप्लीफिकेशन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें सोल्व होगा BODMAS, बोर्ड मास से। पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो पूरा ही है। दूसरा है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का मीनिंग होता है गुणा। तो पहले इनकी गुणा होगी, भाग नहीं होगा। जहाँ जहाँ का है पहले उनकी आपस में गुणा करनी है, उसके बाद भाग का निशान सोल्व होगा। पहले इनकी गुणा करो आपस में, तो ये कितना आएगा? 25/2 दूनी 4 गुणा 5/2 गुणा 4/25, ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10, नहीं 5 से 5 पे कट जाएगा, 2/5 बचेगा। ये 2/5 -5। इधर अब भाग का निशान आएगा 2000। अब 2000 भाग में है तो पहले भाग शुरू होगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा? 2000 कितना था? 25/4 था। अब ये गुणा में कितना आ जाएगा? 4/25, ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये आगे सोल्व होगा। ये 25 से काट दो 800 पे, 800 को ये 3200 बनेगा, 320। ठीक है, और उसके बाद ये आएगा उसके बाद ये आएगा 10/25 -5। उसके बाद आपको ये सोल्व करना है। 123 इसका उत्तर आ जाएगा। पहले ये सोल्व होगा, पहले ये दोनों, ये और ये। उसके बाद ये सोल्व होकर जो वैल्यू आएगी उसको इससे भाग करना है पहले,
उसके बाद ये आगे सोल्व करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें, पहले का शुरू होगा फिर भाग आएगा। अगला है प्रश्न नंबर 75। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। 6 लगातार सम संख्या 1 2 3 4 5 6। अगर 6 का औसत अगर 11 है तो मतलब 11 ये है बीच में इन दोनों के, मतलब एक संख्या 10 आएगी और एक 12 आएगी। तीसरी और चौथी संख्या का एवरेज है, वही तो 6 संख्याओं का एवरेज आएगा बीच का। बीच की 2 संख्याओं का जो औसत है वही 6 संख्याओं का औसत आएगा। तो तीसरी और चौथी का औसत 11 आना चाहिए, तो ये आएगा। तो इससे पहले क्या थी, एक 8 और एक 6, आगे क्या आएगी 14 और 16, ये 6 संख्या बनेगी। सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी? 6 बनेगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अगर सम संख्याओं का औसत दे रखा है तो जो औसत है वो बीच की लगातार 2 संख्याओं का औसत आना चाहिए। तो 11 किस किस का आएगा? 10 और 12 का। ठीक है, 10 और 12 का आएगा। अब 2 संख्या इधर बचेगी, 2 इधर। अगर ये 11 विषम संख्याओं का औसत होता 7, तो यहाँ पे 11 आता, उसके बाद 3 संख्या इधर आती, 3 इधर आती। सम संख्याओं का है तो बराबर में आएगी। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, सम संख्या लगातार मान लो, एक x मान ली, x + 2 मान लो, फिर तीसरी मान लो x + 4, चौथी मान लो x + 6, पाँचवीं मान लो x - +8 और छठी मान लो x + 10। उनको जोड़ोगे, उसको 11 के बराबर रखोगे, नीचे 6 से भाग करोगे, फिर वही आएगा। x का मान निकालना, वो 6 आ जाएगा हमारा। सवाल नंबर 76 है। सवाल नंबर 76, उसमें क्या दिया है? एक थैले में सफ़ेद और पीली गेंद है क्रमशः 12:17 में। कुल गेंद है 116। देखो टोटल बॉल कितनी है? 116। सफ़ेद और पीली बॉल कितनी होगी? टोटल मिला के ये हो गई 29। 12 और 17 29। लेकिन 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 116 दी गई है। यानी कि 29 को 4 से काटेंगे जब 116 आएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी है? दे दी 4। अब इसने पूछा कितना है? पीली गेंद। पीली गेंद कितनी थी? 17। 1 की वैल्यू 4 है तो 17 की वैल्यू कितनी आएगी? 17 चौक 68। या तो ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो भाई। टोटल बॉल कितनी होगी? 12 + 17 x हो गई है बराबर 116। x का मान कितना आ जाएगा? 4। तो जो सी पूछी है उसको गुणा कर दो। क्या पूछे? पीली बॉल, तो पीली कितनी है? 17x। 17 गुणा में 4, 68 आ जाएगा। सवाल नंबर 73 है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। 2 संख्याएं दे रखी हैं, वो तीसरी संख्या से 20 और देखो तीसरी संख्या हमने मानी 100। एक x है, एक y और z। तो z से जो पहली संख्या वो 20% अधिक है, यानी कि x तो कितना आएगा? 120 और y कितना आएगा? 140, क्योंकि 20 और 40% अधिक है तीसरी संख्या से। इसने पूछा कि पहली और दूसरी का अनुपात बताया, यानी कि 120 और 140 का अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात लगा दो, ये 2 × 12, 2 × 7 = 14, 6:7 इसका उत्तर हो जाएगा। 6:7 इसका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 में दिया है। सवाल नंबर 78 है कि अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने की प्रतिशत क्या है? एक वर्ड है अर्थमेटिक्स, इसमें आई अक्षर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्या प्रतिशत? आई का कितना प्रतिशत है? अगर ये सारा 100% है तो आई अकेला कितना प्रतिशत रखता है? इस शब्द में देखो आई कितनी बार प्रयोग हुआ है? 1 और 2, 2 आई हैं। टोटल कितने शब्द है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 2 आई है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, यानी कि आई कितना अकेला? 20% आई का योगदान है इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी में। 10 लेटर है इसके अंदर, अर्थमेटिक्स के अंदर अल्फ़ाबेट, उसमें आई आ गया 2 बार। 10 का मतलब 100% है, 2 का मतलब क्या हो गया? 20%। 79 नंबर प्रश्न है। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेच दी, शेष वस्तुओं पर 25% की हानि हो गई। ओवरऑल लाभ या हानि बताओ। ओवरऑल लाभ या हानि? तो ओवरऑल हानि ही होगी, क्योंकि ज़्यादा वस्तु जो 75 वस्तु बेची वो हानि पर ही बेची गई है। देखो 25 वस्तुएं तो लाभ पर बेच दी और 25 वस्तुएं बेच दी हानि पर, ही तो 0 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि लाभ भी 25% था और हानि भी 25% थी। 100 में से 50 वस्तु बच गई, लास्ट में उसको कुछ भी नहीं बचा। लेकिन बच गई जो 50 वस्तुएं, वो भी कितने पर बच गई? 25% हानि पे बिकी हैं। भाई देखो 100 वस्तुएं थी, उसमें से 25 वस्तुएं तो बेच दी प्रॉफिट पर, 75 बेच दी लॉस पर। इन 25 वस्तुओं को जो प्रॉफिट पर बेचा तो उस पर लाभ कितना हुआ? वो 25% लाभ हुआ है। ये 75 वस्तुएं बेची है ना, इसमें से लॉस कितना का होगा? फिर 25% लॉस पर बेच दिए सारी। जो शेष वस्तुएं हैं वो भी 25% लॉस पर ही बेची है, तो 25% लॉस तो कट गया 25 वस्तुओं का। शुरू का 25 का जो प्रॉफिट था वो 25 के लॉस से कट गया, यानी कि 50 जो वस्तुएं हैं वो 25% लॉस पर अभी भी गई हैं।
तो 100 वस्तुएं कितने लॉस पर जाएंगी, तो लॉस आधा हो जाएगा, यानी कि 12.5% लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी 12.5 पे, 12.5 पे। ये मान लो 100 वस्तुएं थी, उनको बेच दिया 25 रुपये, 25 वस्तुएं बेच दी, उसमें से 25 रुपये का फ़ायदा कमा के, यानी कि 50 रुपये में बेच दी। 25 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, 50 पे बेच दी। फिर इसमें जो बच गई जो 75, वो 25% हानि पे गई। तो भाई जो शुरू की 25 वस्तुएं गई, 25 का लॉस उसमें भी हो जाएगा, तो कट जाएगा, बच गई 50 वस्तुएं लॉस में जाएंगी, तो वो 12.5% आ जाएगा। 80 नंबर का सवाल है, एक राशि 10 साल में साधारण ब्याज में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। देखो ब्याज स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी कि तो ब्याज कितना मिला भाई, राशि अगर 100 रुपये थी तो उसका जो मिश्र धन आएगा वो कितना हो गया 300 रुपये, तो ब्याज कितना मिलेगा इस पर 200 रुपये का ब्याज आ गया। तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन, मूलधन कितना माना 100, समय कितना है 10 साल, 100 से 100 कट गया, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। भाई मूलधन मान लिया हमने 100 रुपये, उसके बाद वो राशि 3 गुना हो जाती है, 100 का 3 गुना कितनी बनेगी 300 रुपये बन गई। तो ब्याज कितने का मिलेगा, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, समय दे रखा है तो निकाल दो सीधा, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय, दर निकल जाएगी 20%। सवाल नंबर 81 है कि 29 प्रति लीटर, एक दूध का रेट है 29 रुपये प्रति लीटर, उसको पानी में किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को औसत 25 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जाए। पानी का क्रय मूल्य 0 है, दूध का रेट है 29 रुपये, उसको पानी में मिलाना है, यानी कि पानी का मूल्य 0, औसत कितना होना चाहिए 25 के हिसाब से हम बेच सके। एलिगेशन लगा दो, 25 में से 0 गया तो 25, 29 में से 25 गया तो 4, यानी कि 25 लीटर दूध के अंदर 4 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। 25 वाले मूल्य में 4 का पानी मिलेगा, तब ये 25 के एवरेज पे जाएगा, क्योंकि दूध पानी की कीमत तो 0 है। तो किस अनुपात में दूध और पानी को मिलाना है, 25:4 में मिलाना है। ठीक है। सवाल नंबर 82 है कि 18 मजदूर एक काम के 1/3 हिस्से को 27 दिन में करते हैं, तो कितने मजदूर पूरे काम को 9 दिन में पूरा करेंगे। इसको MDHW वाला फार्मूला, मैन डे आवर बटे में वर्क। मैन है 18, डे है 27, आवर यानी वर्क कितना है 1/3, तो नीचे 1/3 करेंगे तो 3 कितना कहाँ जाएगा ऊपर। भाई नीचे वर्क से नीचे भाग करते हैं 1/3, तो 1/3 का 3 कहाँ जाएगा ऊपर, बराबर मैन निकालना है, टाइम दे दिया 9 दिन और काम करना पूरा यानी कि 1 यूनिट। 3 × 18 × 27 बराबर x × 9, 9 से काट देंगे 9 दूनी 18, 27 पाँचू कितना करना है 27 × 5, 27 पाँचू जो आएगा वो 5 7 35, 7 दूनी 14, 15 16 17 175। ठीक है, इसमें एक बार फिर से 18 आदमी एक काम को, हाँ ठीक है ये, ठीक है 175 इसका उत्तर आ जाएगा, 175 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 83 और इसमें दिया है नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दो दूरी 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है, उसकी औसत गति बताओ। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 20 किलोमीटर की, एक टोटल दूरी कितनी हो गई 30 किलोमीटर की। भाई एक तो 10 किलोमीटर एक 20 किलोमीटर, टोटल समय कितना लगा 1 घंटा जमा 5 घंटे, टोटल 6 घंटे लगे। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय, 30/6 करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी नीरज की। 84 का है ये पाई चार्ट से आपको सोल्व करना है, और जो 85 है ये भिन्न है, आपको बतानी सबसे बड़ी कौन सी है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है ये, यानी कि पहले सबसे छोटी फिर बड़ी फिर लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम में। इसमें पूछा आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटी फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। इनको पॉइंट में बढ़ाते रहना। ये तो 0.33 और इससे बड़ा बनेगा 1.3, बीच में आएगा 0.33, उसके बाद आएगा 0.333 यानी कि 1/3 आएगा, और आगे आएगा 4/15, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो उत्तर हो जाएगा। तो ये 85 सवाल हो गए गणित हमारा पूरा। अब 86 से लेकर 100 तक लास्ट के 15 सवाल अब हम करेंगे रीजनिंग के। प्रश्न नंबर 86 से हमारी यहाँ से रीजनिंग शुरू। अगला है प्रश्न नंबर 86 से रीजनिंग का पहला सवाल है ये। कथन निष्कर्ष का है, ध्यान से पढ़ना। कथन है कि सभी सिविक शेवरले, सिविक ये हो गया और ये बाहर वाला क्या हो गया शेवरले, कोई सिटी सिविक नहीं है, तो सिटी एकदम बाहर हो गया। कुछ शेवरले सियाज है, ये सियाज है और ये कुछ शेवरले हो गया। ठीक है, ये तो हो गया सिटी। ये अंदर वाला है ये है सिविक, CIVK सिविक। ये बाहर वाला है ये शेवरले,
और ये है सियाज। ठीक है, पहला है कि सभी सियाज सिटी हो ऐसी संभावना है। सभी सियाज सिटी हो ऐसी संभावना है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सभी जो सियाज है ये वाला है सियाज, और ये सिटी के अंदर जा सकता है। क्योंकि सिविक है वो सिटी नहीं हो सकता, लेकिन सियाज सिटी हो सकता। संभावना बताइए, तो संभावना में कथन सत्य हैं सारे। कुछ सेवरलेट सिटी नहीं है, सेवरलेट का ये हिस्सा जो सिविक के अंदर है वो सिटी नहीं जाएगा। दोनों ही कथन इसमें सही है। कथन 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 87 नंबर है और ये फैमिली रिलेशन का है। देखो, इसमें बनाने से पहले आप ये देखा करो आंसर में पूछा क्या है। आंसर में डी और ए का संबंध पूछा है, डी और ए का, यानी कि ई का तो हमने यूज करना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ चारों का यूज करना है। ए एच बी का मतलब है ए जो है वो बी का पति है, तो बी है, बी का पति कौन हो गया, ए। ठीक है, बी हस्बैंड हो गया, ए न बी वाइफ होगी, ए हस्बैंड हो गया। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, बी एंड सी, और इसका अर्थ है कि बी जो है वो सी की माँ है। तो ये किसकी माँ है, सी की। सी एट द रेट डी का क्या मतलब हो गया, सी एट द रेट डी का मतलब हो गया कि सी डी की पत्नी है। सी जो है ये डी की पत्नी है। ठीक है, यानी कि डी हस्बैंड हो गया, यानी कि ए और बी की डॉटर कौन हो गई, सी, और इसका हस्बैंड कौन हो गया, डी। तो डी और ए का क्या संबंध हो गया, डी ए का क्या लगेगा, दामाद। भाई इसकी बेटी का हस्बैंड हो गया ना, तो दामाद लगेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, दामाद। अगला है 88 और ये भी फैमिली रिलेशन का है, ये आप बना के देख लेना। इसमें ए और ई का पूछा है, यानी कि सभी को आपको अरेंज करना है। इसमें जो आएगा वो बुआ आएगा। ठीक है, पिता की बहन आएगा, पिता की बहन यानी कि बुआ आएगी, ऑप्शन डी इसका उत्तर आ जाएगा। आप करके देखना इसको। अगला है सवाल नंबर 89। मैं एक पार्क में खड़ा हूँ, मेरा मुंह पूर्व की ओर है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व के साइड इसका मुंह हो गया। ठीक है, मेरा मित्र सोहन दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है। मोहन का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। अब हर कोई घड़ी की दिशा से 90 डिग्री घूम जाते हैं, तो अब मैं किधर देख रहा हूँ, देखो ये चित्र बनेगा इसके अंदर। अब मैं पूर्व की साइड देख रहा हूँ, मेरा 90 डिग्री अगर घूम गया घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो ये ऊपर की साइड घूमता, अगर क्लॉकवाइज बोल देते तो नीचे की साइड घूमेगा। तो घड़ी की दिशा में पहले इसका मुंह पूर्व की साइड था, अब नीचे घूम गया, तो किधर देखने लग रहा है, ये दक्षिण की साइड। ये जो तीनों दोस्तों की स्टेटमेंट है, इसका कोई कहीं यूज नहीं है। इसमें सिर्फ खुद का पूछा है कि मैं पूर्व की तरफ देख रहा हूँ, बाद में मैं घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम गया, तो अब इसका मुंह हो गया दक्षिण की दिशा में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, दक्षिण। अगला है 90 नंबर और ये भी कथन निष्कर्ष का है। ये कथन दिए हैं यहाँ पे और यहाँ से निष्कर्ष दिया है। कथन है कि केवल कुछ लैब गाड़ियाँ हैं, केवल कुछ लैब गाड़ियाँ हैं, कुछ लैब ये गाड़ियाँ हो गई। सभी घड़ियों के कैन होने की संभावना है, सभी घड़ियों के कैन होने की अच्छा ऊपर वाला है, केवल कुछ गाड़ियाँ लैब है, कुछ लैब वैन है। कुछ लैब ये वैन हो गई, ये कुछ घड़ियाँ, कुछ वैन और ये लैब। अगला क्या है कि सभी वैन कैन है, तो ये वैन जो था ये सारे वैन है, ये कैन हो गई इस हिसाब से। ठीक है, ये कैन है, ये अंदर वैन है, ये बीच में लैब है और इधर बाहर घड़ी है। अब निष्कर्ष है कि कुछ कैन लैब है, कुछ कैन और लैब है, ये कैन हो गया और ये लैब हो गया, सही है पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष भी सही है, सभी घड़ियों के कैन होने की संभावना पूछे वो सही है। कोई वैन घड़ी नहीं हो सकती, तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो इसमें दी नहीं कहीं भी। अगर कथन में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो जो निष्कर्ष तीसरा है वो नहीं होगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 को अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 को ही अनुसरण करेगा, तीसरे को नहीं करेगा। कथन निष्कर्ष में ध्यान रखना, अगर नकारात्मक स्टेटमेंट नहीं दे रखी तो निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक में नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अगला है ये भी कथन निष्कर्ष का है, ये कथन दिए गए हैं सारे के सारे और लास्ट में निष्कर्ष हैं। पहला कि कुछ स्ट्रॉबेरी संतरे हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी बना दिए और ये संतरे हो गए। उसके बाद है कि कुछ स्ट्रॉबेरी आम है, ये बीच में स्ट्रॉबेरी है, इधर आम हो गए और सारे आम ये आड़ू हो गए, ऐसे। कुछ आड़ू आम है, बिल्कुल है, ये आड़ू और ये आम। अगला है कि सभी कुछ आड़ू संतरे हैं, कुछ आड़ू संतरे नहीं, संतरे इस साइड हैं
और आड़ू इस साइड है, इनका आपस में कोई मेल नहीं है। तीसरा है कि कुछ आड़ू स्ट्रॉबेरी है, ये बिल्कुल सही है। ये आड़ू है और ये स्ट्रॉबेरी है बीच वाला, तो कुछ आड़ू स्ट्रॉबेरी भी है। केवल निष्कर्ष जो है 1 और 3 को फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष 1 और 3 का अनुसरण करता है, 2 का नहीं करता। संतरे और आड़ू का कोई सीधा संबंध नहीं दिया गया। 92 नंबर है, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। रॉबर्ट जो है वो मोनिस से तो पहले आ गया, लेकिन गुंजन के बाद में आया, यानी कि रॉबर्ट से आगे कौन है? गुंजन। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में। अनिल ये सुनील से पहले आया था लेकिन मोनिस के बाद में, तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा सीधा का सीधा। प्रतियोगिता किसने जीती? गुंजन ने जीती। सबसे आगे कौन है? गुंजन है। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा गुंजन। 93 नंबर है, इसमें बताना कि कौन सी आकृति अलग है। 93 नंबर में कौन सी आकृति अलग है ये आपने बताना है। ठीक है, ये देखिए, और इसमें आपको आकृति में अलग दिखाई दे रहा होगा, क्या अंतर है इनमें। ठीक है, आराम से एक बार देखिए, इनमें आकृति में आप अंतर देख लीजिए, क्या क्या इनमें अंतर है। ये देखो, इसमें है ना जो सीधी रेखा है डायमीटर, ये ऐसे है क्रॉस, और उसके बाद ये 2 रेखाएं ऐसे दिखा रखी है इसमें। ठीक है, इन 4 में से अलग जो है वो है ऑप्शन डी वाली। अलग कैसे हैं कि इसमें जो है ये सीधा सेंटर से निकल रही हैं और इसकी परिधि पे मिल रही है, सारी की सारी अलग अलग रेखाएं हैं। इसमें कोई भी ऐसे जो रेखाएं आपस में केंद्र पे नहीं मिल रही, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आकृति डी है वो इसमें अलग हो जाएगी। सेम अगर 94 नंबर का है, इसमें भी ये पूछा है कि कौन सी आकृति अलग है, कौन सी आकृति इसमें अलग है, ये बताना है। ठीक है, तो ये देखो, इसमें 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा की आकृति। इसमें 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 2 2 4 4, आकृति सी अलग है, ध्यान रखना। 95 का कथन और निष्कर्ष। कथन क्या है कि रामू ने श्याम से कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता? गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। ये कथन कहा है राम ने श्याम से, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता? गाड़ी यहाँ खड़ी मत करो। निष्कर्ष है कि रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है। दूसरा निष्कर्ष है कि सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता। देखो, पहला निष्कर्ष क्या है कि रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि राम ने ही श्याम से कहा है कि नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, मतलब नो पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी करते, इसलिए राम को पता है इसका। श्याम सड़क के नियमों का पालन नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, इसका भी निष्कर्ष ये निकला, क्योंकि उसने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी थी, इसका मतलब सड़क नियमों का पालन नहीं करता। तो दोनों ही निष्कर्ष इसके सही हैं, दोनों ही निष्कर्ष तर्क संगत है। ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना कौन सा अलग है। गणित जो इंग्लिश का है ये HSIT, JQKP, DWEY और GT। इसमें आप देखो, इसमें ध्यान से देखो HIST। ठीक है, अगला है JKQP, अगला क्या है THS। देखो, इसमें जो फ़र्क है, छोटा सा अंतर है, ये जो S और T है ना, ये S के बाद T, इसमें एक ऐड है, बाकी इसमें P और Q -1। S टेस्ट ये इसमें उल्टा जा रहा है सारे में, लेकिन इसमें S से T आगे वाला है, S और T है इसमें, यानी कि S में एक जोड़ेंगे तो T आएगा। इसमें क्या है, Q से P है एक घटाने पर, इसमें T से S है एक घटाने पर, तीनों में एक एक घट रहा है, लेकिन इसमें एक जुड़ रहा है, तो ऑप्शन ए अलग हो जाएगा, HSIT वाला। 97 नंबर का है, और इसमें बताना है कि जैसे 2 7 है, 5 और 16 है, तो ऐसे कौन सा तीसरा पेयर बनेगा। 2 का 7 से, 5 का जो 16 से संबंध है, 2 का 7 से संबंध है, 5 का 16 से, ऐसा कौन सा किसका संबंध है। तो देखो, इनका 3 गुणा कर रखा, 2 का 3 गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 7। 5 का 3 गुणा करेंगे 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16। अब 20 का 3 गुणा करेंगे तो 60 आएगा, 60 से ज़्यादा आना चाहिए, गलत है। 15 का 3 गुणा करेंगे 45, 45 में 1 जोड़ देंगे तो 46। ऑप्शन सी उत्तर है। पहले वाले का 3 गुणा 1 जोड़ देना, वो उत्तर हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में लागू है। ऑप्शन बी में करेंगे तो 14 या 42, 42 में 1 जोड़ेंगे तो 43 आना चाहिए, यहाँ पर 45 है। इसमें जोड़ेंगे तो 3 गुणा करेंगे तो 11 या 33 और 1 34 आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन सी इसको फॉलो करता है। अगला है, और इसमें ये अनुपात दिया है, आपको बताना है क्या।
भाई जो 47 का संबंध 92 से है, 61 का 120 से, तो 53 का क्या आएगा? 47 का 92 से, 61 का 120 से, तो 53 का किसके साथ आएगा? तो देखो 47 का दुगुना क्या होता है? 94, और उसमें से 2 कम कर दिए। 61 का दुगुना कितना होता है? 122, उसमें से 2 कम कर दिए। तो 53 का दुगुना कितना हो जाएगा? 106, उसमें से 2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 104। और 104 जो दिया है वो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, अगला है 99 नंबर प्रश्न, और इसमें आपको बताना है, इसमें ये स्टेटमेंट दे रखी है जैसे 13, 16 और 52, 15, 24 और 90, 23, 36 और क्या। तो 13, 16 और 52, 13 गुणा 16 करेंगे और इसको अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 चौक 52। 15 गुणा 24 बटे 4, 4 छिक 24, 15 छिक 90। समझ रहे हो? बीच वाली संख्या को 4 से भाग दे दो, बीच वाली संख्या को 4 से भाग दे के पहले वाले से गुणा कर दो। 13 को 4 से गुणा करेंगे 52, 15 को 6 से गुणा करेंगे 90, इसको 4 से गुणा भाग देंगे तो कितना आएगा? 9, 23 गुणा 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 207। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए 207। उसके बाद ये है लास्ट का सवाल, क्वेश्चन नंबर 100, और इसमें दिया है कि 9, 6, 45, 11, 8, 57 और 8, 3 का क्या आएगा? तो 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 6 6 36, कितना आ जाएगा? 45। 11 का स्क्वायर 121, माइनस 8 8 64 करेंगे कितना आएगा? 57। इसलिए 8 का स्क्वायर 64, माइनस 3 तिया 9 करेंगे तो 55। तो इसका उत्तर हो जाएगा 55। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट हुआ, 100 के 100% पूरे हो गए। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, सारे सवाल सारे प्रश्न हमने 1 बाय 1 करके देखे हैं, डिटेल में सभी की एक्सप्लेनेशन करी है। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब का, आप नॉलेज हब ज्वाइन कर लीजिए, और जो पहली बार क्लास देख रहे हो वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट एकेडमी की दी गई है और ये उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है HSSC CET के लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है जो हमने देखा है, 10 हम कर चुके हैं, और ये टेस्ट सीरीज आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी CET एग्जाम तक। तो प्रैक्टिस सेट करते रहिए, अपनी तैयारी चेक करते रहिए। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।